पीएम मोदी ने लॉन्च किया जल जीवन मिशन ऐप। कहा पानी बचाने के लिए लोगों को अपनी आदतें बदलनी होंगी। ग्राम पंचायतों और जल समितियों से भी किया संवाद। तीन दिवसीय कश्मीर दौरे पर डॉक्टर मोहन भागवत जी आरएसएस जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय में होंगे शामिल। प्रबुद्ध जनों की विचार गोष्ठी में करेंगे संबोधन। 2 दिन के दौरे पर लद्दाख पहुंचे आर्मी चीफ एमएम नरवणे। कहा भारतीय सेना ने एलएसी पर चीन की हरकतों पर रखी पैनी नजर। पाकिस्तान को भी दी चेतावनी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में घमासान जारी। सीएम भूपेश बघेल बोले छत्तीसगढ़ को नहीं बनने देंगे पंजाब। दिल्ली गए विधायक जाने को स्वतंत्र घूमकर आ जाएंगे वापस। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन यूपी और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। योगी सरकार ने एक बड़ा आदेश दिया है और राहत देने वाला आदेश माता पिता के लिए है। सीएम योगी ने निजी स्कूली शिक्षा को लेकर एक बड़ा आदेश जारी किया है। 2 बहनें एक साथ अगर पढ़ रही हैं तो एक की फीस माफ हो, ये कहा गया है योगी सरकार की तरफ से। ये किया गया है खास तौर पर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, बच्चियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी के स्तर पर योगी सरकार ने एक तरह से ये आदेश, ये निर्देश जारी किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अगर 2 बच्चियां हैं किसी माता पिता की, एक स्कूल में पढ़ रही हैं तो एक की फीस अब माफ होगी। और इस बीच अगली खबर कानपुर से है। कानपुर से अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर बदमाशों ने एक हत्याकांड को अंजाम दिया है। कानपुर में बदमाशों ने पति पत्नी और उनके बेटे की हत्या को अंजाम दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से। पूरे इलाके में इस हत्याकांड के बाद सनसनी फैल गई है, लोग डर गए हैं। मामले की जांच फिलहाल प्रशासन कर रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एक दिल दहला देने वाला हत्याकांड सामने आया है और बदमाशों ने पति पत्नी और उनके छोटे बच्चे की हत्या कर दी है। आखिर कौन से वो कारण रहे, किन कारणों की वजह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, ये जानकारी अभी हाथ नहीं लग पाई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अगली खबर चंदौली से है, जहां पर जिला अस्पताल में जन सहयोग संस्थान की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर डीएम जिला अस्पताल पहुंचकर ब्लड डोनेट कर रहे लोगों को समाज और मानवता के क्षेत्रों में योगदान के लिए उन्होंने धन्यवाद दिया। साथ ही जिलाधिकारी ने ब्लड डोनेट कर रहे लोगों को प्रमाण पत्र से भी नवाजा। वहीं जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि रक्तदान एक महादान है, रक्तदान करने से किसी दूसरे व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। इस दौरान बीजेपी के विधायक ने भी रक्तदान कर रहे लोगों का उत्साह बढ़ाते हुए शील्ड और प्रमाण पत्र बांटे। खबर यूपी के बिजनौर से, जहां थाना क्षेत्र में राजमार्ग पर मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवकों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को इस बाबत सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। बरेली के शिक्षा विभाग सभागार में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान देश की आजादी के महानायकों को याद किया गया। कार्यक्रम में 18 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रतिभागियों ने अपनी बेहतरीन प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में डॉक्टर विनोद पागरानी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता रोहिलखंड शिक्षा विभाग की संकाय अध्यक्ष डॉक्टर नलिनी श्रीवास्तव ने की। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि गुलाब राय इंटर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर SP पांडे मौजूद रहे।
आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश भर में स्वच्छता अभियान की संगम नगरी प्रयागराज से शुरुआत की गई। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत करते हुए देशवासियों से भी स्वच्छता अभियान का हिस्सा बनने की अपील की। इसी क्रम में अनुराग ठाकुर ने संगम तट पर गंगा आरती के बाद स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये धरती संस्कृति, संगम और संस्कार की धरती है। यहाँ देश और दुनिया भर से लोग गंगा और यमुना मैया में एक डुबकी लगाकर आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, जिसके लिए संगम की रेती से मां गंगा की आरती कर देशवासियों से स्वच्छता अभियान का हिस्सा बनने की अपील की जा रही है। एक और भी संकेत और संदेश दुनिया में जाता है कि युवाओं के प्रेरणा से और आज़ादी में अहम भूमिका निभाने वाले शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी के चरणों में नमन करते हुए आज हम आए देश भर के युवाओं के बीच में और देश भर की जनता के बीच में एक संदेश देने के लिए कि महात्मा गांधी जी की जो सोच स्वच्छता की थी उसको नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं। हरिगढ़ के चंदौस कस्बे में धार्मिक स्थल को कुछ समुदाय के लोगों ने अपने कब्जे में करने की कोशिश की। आपको बता दें कि रामलीला मैदान के पास नगर पंचायत की तरफ से कराए जा रहे निर्माण के काम को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हंगामा कर काम को बंद कराने की मांग की। इस दौरान दर्जनों महिलाएं मौके पर पहुंच गई। वहीं मामले की सूचना कुछ लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामले को जैसे तैसे शांत करवाया। फिलहाल मामला बढ़ने की आशंका के चलते भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। हरिगढ़ के चंदौस में एक लैंड जिहाद का मामला मैं आपको बता दूं। यहाँ पर रामलीला मैदान में यहाँ मस्जिद भी है और यहाँ रामलीला भी होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि रामलीला करने की इजाज़त इनको नहीं दी जा रही है। रामलीला जो अपना ग्राउंड है, रामलीला कमेटी के अध्यक्ष भी हैं हमारे साथ और पूरी कमेटी आज हमारे साथ है, सुदर्शन न्यूज़ की टीम के साथ है। आप बताइए, इतने सालों से आप लोग रामलीला करते हुए आ रहे हैं, समुदाय विशेष के द्वारा काम रुकवा दिया गया, नगर पंचायत की जमीन को पार्क नहीं बनाने दिया जा रहा, बताया जा रहा है कि पार्क नहीं बनाया जाएगा, यहाँ पर बना सकते हैं आप। तो आप बताइए क्या समस्या आ रही है आखिर? समस्या कुछ नहीं, नगर पंचायत की ज़मीन है जी, इस पर ये लोग बता रहे हैं कि कब्रिस्तान है। ऐसा कुछ नहीं है, हमने 80 साल से रामलीला करते आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कब्रिस्तान नहीं है, ये हमारी ज़मीन है, नगर पंचायत की ज़मीन है। लेडीज वार्ड है हमारा ये बैठने का जी। हमारा यहाँ काली अखाड़ा भी आता है, काली भी खेलते हैं जी। रामबरात भी यहीं से नहीं, काली को रोका भी जाता है, मैंने सुना। काली को रोका जाता है। इधर से हमारा दरवाजा, ये गेट है हमारा जी, इधर से काली को रोक दिया जाता है। तो रामलीला में समुदाय विशेष के द्वारा विक्षेप किया जाता है और यहाँ पर काली भी नहीं निकलने दी जाती, जो रामलीला होते समय जब काली की यात्रा निकलती है। शीघ्र अतिशीघ्र इसका समाधान होना चाहिए। और जो जबरदस्ती ये जो भूमि कब्जा रखी है, वक्फ बोर्ड के कागजात जमा किए गए हैं, देखना यह है कि ये वक्फ बोर्ड के कागजातों को एसडीएम के द्वारा मान्यता मिलती है या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट विजय कुमार कौशिक के साथ दिवाकर दीक्षित, सुदर्शन न्यूज। अगली खबर शामली से है, जहां पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब जनपद के कैराना में अवैध पटाखा फैक्ट्री में अचानक विस्फोट हो गया। विस्फोट इतना जबरदस्त हुआ कि पटाखा फैक्ट्री में मौजूद कई कर्मचारी गंभीर रूप से झुलस गए। साथ ही विस्फोट में मौके पर ही 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड ने आग पर जैसे तैसे काबू पाया। साथ ही पुलिस की टीम ने आग में झुलसे लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया। फिलहाल फैक्ट्री में विस्फोट कैसे हुआ, इसकी जांच जारी है। यहाँ सूचना मिली है एक विस्फोट की, जिसके संबंध में मैं और एसपी साहब यहाँ पहुँचे हैं, फायर वाले पहुँचे हैं, एसडीएम लोग हैं, एम्बुलेंसेस पहुँच गई हैं। ऐसा लग रहा है कि कहीं पे कोई अवैध पटाखा फैक्ट्री का संचालन हो रहा था और उसी में ये विस्फोट हो पाया है। एम्बुलेंसेस हैं, जितने घायल हैं उन लोगों को निकाल के हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। हम अपने खेत से वापस इधर कैराना की साइड जा रहे थे तो बड़ा धमाका हमें सुनाई दिया। तो हमने यहाँ के देखा तो लोगों ने बताया कि कोई पटाखे की फैक्ट्री थी, उसमें विस्फोट हुआ, जिसमें हमने आके देखा तो मौके पे 4-5 लोग डेड हो चुके थे और लगभग 5-6 लोग इंजर्ड थे, जो हम सब ने मिलकर निकाले और उनको हॉस्पिटलाइज भेजा। सहारनपुर में रसोई एकता संघ की तरफ से कलेक्ट्रेट परिसर में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान रसोई एकता संघ ने सरकार के आगे अपनी मांगे रखी। इसी क्रम में दूसरे संगठन की महिला के पदाधिकारी वहां पर आ गए। ऐसे में रसोई संगठन के 2 गुट आपस में अचानक भिड़ गए। एक गुट ने दूसरे गुट पर रसोई में काम करने वाली हर महिला से 200 रुपए वसूलने का आरोप लगाया, लेकिन फिर मामले को जैसे तैसे शांत करवाया गया। फिलहाल मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।
कहाँ से? सर मेरा यहाँ पे धरना है, 6-7 माह से इन लोगों का वेतन नहीं मिला है। मिड डे मील बनाने वाली रसोइयों का मार्च महीने के बाद से अभी धनराशि प्राप्त नहीं हुई है और जैसे ही विभाग से धनराशि प्राप्त होगी उनके खातों में मानदेय की धनराशि प्रेषित कर दी जाएगी। मुरादाबाद के कलेक्ट्रेट कार्यालय में CICDS के 45वें स्थापना दिवस पर आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। इस क्रम में आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने सरकार पर निशाना साधा। साथ ही आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं को बताते हुए सरकार के आगे अपनी मांगे रखी। आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने सरकार से वेतन बढ़ाने की मांग की है। अब देखना होगा कि सरकार का इस पर क्या रुख रहता है। ये आज हमारा स्थापना दिवस है, 1 अक्टूबर। हमारे ICDS विभाग को चलते 45 वर्ष हो गए हैं पूरे। इस उपलक्ष्य में हमने आज एक सभा रखी है प्रदर्शन के रूप में, क्योंकि हमें अपनी मांगों को केंद्र सरकार यूपी सरकार तक पहुंचाना ही पहुंचाना है। क्योंकि ऐसा तो ये लोग मानेंगे ना, तो इसलिए ये स्थापना दिवस के उसे हम एक ज्ञापन भी देंगे माननीय मुख्यमंत्री के नाम। ये क्या है कि इन्होंने 1500 रुपये हमें प्रोत्साहन राशि दी है। हम लोगों ने कहा कि हमें मानदेय चाहिए, चाहे जो भी हो, हमें मानदेय के रूप में चाहिए, प्रोत्साहन राशि नहीं चाहिए। एक तरफ जहां आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांग रखी, तो उधर दूसरी तरफ मोदी नगर में अधिवक्ताओं की मांग एक बार फिर से तेज हो गई है। इसी क्रम में तहसील परिसर में अधिवक्ताओं का धरना प्रदर्शन जारी है। इस दौरान अधिवक्ताओं ने सरकार से मांग की। साथ ही धरने पर बैठे अधिवक्ताओं का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी तब तक ये धरना प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। मोदी नगर तहसील परिसर में अधिवक्ता कई दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं, तो आइए जानते हैं उनसे कि उनकी क्या समस्याएं हैं जो वो धरने पर बैठे हुए हैं और उनकी समस्या का अभी कोई समाधान किया गया है या नहीं किया गया है। जी, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं राजकुमार गुप्ता, एडवोकेट। गुप्ता जी, किस लिए आप यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और कितने समय से बैठे हुए हैं? पिछले 11 दिन से सभी अधिवक्तागण धरने पर बैठे हुए हैं और अपनी 9 सूत्रीय मांग पत्र के संबंध में हमें मजबूर होना पड़ा धरने पर बैठने के लिए। ये जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, ये बार बार गोलमोल जवाब दे करके हमारे इस धरने को ख़त्म करवाना चाहते हैं, लेकिन जब तक लिखित आश्वासन में हमारी मांगें नहीं मानी जाती, हम इस धरने को समाप्त नहीं करेंगे। क्या मांगे हैं आप लोगों की, ये बताइए। हम अपनी मांगों के संबंध में आपको बताता हूं कि जैसे हमारे यहाँ अधिवक्ता साथी हैं जो लगभग 10-10, 12-12 वर्ष से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए कोई बैठने का स्थान उपलब्ध नहीं है। हमने उनको चैम्बर आवंटन के संबंध में तथा जो पुराने चैम्बर्स हैं उनके आवंटन पत्र के संबंध में, वकीलों को बैठने के लिए यहाँ पर कोई बार रूम नहीं है। तो ये थे हमारे साथ में जो धरना दे रहे हैं वकील साहब, और उनका कहना है कि जब तक इनको लिखित में इनकी जो शिकायत है उस पर समाधान नहीं दिया जाएगा तब तक ये धरने से नहीं उठेंगे। जितेंद्र कुमार, सुदर्शन न्यूज, मोदी नगर। अगली खबर महराजगंज से है, जहां भगवानपुर बॉर्डर के पास खेतों के रास्ते अवैध रूप से नेपाल से भारत में प्रवेश कर रही उज्बेकिस्तान की रहने वाली 2 युवतियों को पुलिस और SSB की टीम ने गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने दोनों युवतियों से पूछताछ की। पूछताछ में दोनों महिलाओं ने बताया कि वो उज्बेकिस्तान की रहने वाली हैं और भारत में दाखिल होना चाहती हैं। साथ ही जांच के दौरान दोनों युवतियों के पास से भारत में प्रवेश करने के लिए वीजा, पासपोर्ट चाहे कोई भी वैध दस्तावेज मौजूद नहीं मिले, जिसके बाद दोनों युवतियों पर मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल मामले में पूछताछ की जा रही है। ये उज्बेकिस्तान की 2 महिलाएं हैं। ये अवैध रूप से जो नेपाल बॉर्डर है उसको क्रॉस करके भारत में घुसने का प्रयास कर रही थी। SSB एवं सोनौली पुलिस की ज्वाइंट टीम द्वारा इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनके विरुद्ध चूँकि इनके पास कोई कागजात नहीं हैं, तो 14 विदेशी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें SIO की टीम, LIU, AHTU एवं ATS की टीम और इसके अलावा सिविल पुलिस की भी टीम कंबाइंड रूप से इनसे पूछताछ कर रही है और जानकारी कर। और इसके साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप जुड़े रहें सुदर्शन यूपी के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।